हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम करेंगे हमारे जो एसएससी जीडी में 2021 से लेके अब तक यानी कि 3 साल में एसएससी जीडी में अब तक जो भी हिस्ट्री में जो प्रश्न आए हैं पीवाईक्यू, वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन होंगे। हाँ, इन 200 क्वेश्चनों में आपकी हिस्ट्री लगभग कंप्लीट सी मानो, आपको एक्स्ट्रा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए किए गया था ईंटों का प्रयोग। ठीक है। सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था। तो जो धोलावीरा था इसे 3 भागों में बांटा गया, अन्यों को 2 भागों में बांटा गया। एकमात्र धोलावीरा ही है जिसे 3 भागों में बांटा गया। बात करें थर्ड की, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में कहाँ हैं? तो सर वर्तमान में धोलावीरा और लोथल गुजरात में हैं। ठीक है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की? SR राव ने की। ठीक है, लोथल की खोज SR राव ने की। और निम्नलिखित में से सिद्धू घाटी सभ्यता का नगर पर्तन बंदरगाह नहीं था, राखीगढ़ी नहीं था, बाकी बालाकोट था, लोथल था, और जो ये ना खिरसारा ये भी था, लेकिन राखीगढ़ी नहीं था। और सिद्धू घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास थे, आंगन के आसपास थे। ठीक है। और नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? तो ये है गुजरात में। रंगपुर भी गुजरात में, जो पहले आया था धोलावीरा और लोथल वो भी गुजरात में, और रंगपुर भी गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक भी जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर है तांबा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया? तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, डैश पर स्थित था, नेक्स्ट है, डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता था, यह डैश पर स्थित था जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो ये था धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान के समय डैश से प्राप्त, कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। कितनी सूक्त हैं ऋग्वेद में? 1028। और मंडल कितने हैं? 10। सबसे पुराना मंडल ऋग्वेद। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो अभी बताया है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में मंत्रों के समूह क्या कहलाते थे? सूक्त। कितनी? 1028। और ये सभी क्वेश्चन SSC GD प्रीवियस ईयर हैं। वेदों से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 3500 वर्ष पहले लगभग। नेक्स्ट है, भारत में लोहा युग डैश काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। ये है वैदिक काल। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहा युग का सबसे आम उपकरण डैश था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने व हथियार के रूप में किया जाता था। इसका आंसर है कुल्हाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। किसका है? शिव। शिव कहाँ है? एलिफेंट की गुफा में। कहाँ है सर एलिफेंट गुफा? महाराष्ट्र में। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, और यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के डैश महीने में मनाई जाती है। तो आंसर है बैसाख। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित है और ये एक डैश थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, सही बात है। जिसे गौतम के नाम से जाना जाता था, ये भी सही बात है। जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, एकदम राइट है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है, ये पहले पढ़ा है हमने, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था, सही है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। उस पेड़ का नाम है पीपल। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी, प्राकृतिक भाषा में। और नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? और वर्धमान महावीर स्वामी थे। का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ हुआ? तो हुआ महाराष्ट्र में। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है। तो 10 दिनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए। किसानों से कर लिया जाता था। तो नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो ये थे 24वें नंबर के। ठीक है। 23वें थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 जनपदों में से नहीं था? कामरूप नहीं था, कुरु था, कामेश, कौशन था, अंग था। ठीक है। कामरूप नहीं था। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वजित पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो आंसर है वस्कार। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही, राजगृह। ठीक है। राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी। तो प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो आंसर है गंगा के नाम से। तो नेक्स्ट है, सिकंदर ने 21 वर्ष भारत पर आक्रमण किया। तो 326 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मैगस्तीन की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्तीन को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। तो डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे। तो आंसर है हाथियों की सवारी करते थे। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष हुई? 1958 में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? अशोक के शासनकाल में। और सम्राट अशोक के पुत्र थे बिंदुसार। और निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला भी थी, उज्जैन भी थी। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो वो कौन थे? दास, कर्मकार। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64 द्वार थे। ठीक है। आप देखना एसएससी जीडी 2022 में यही क्वेश्चन आया हुआ है और यही 2023 में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? कुषाण राजवंश ने।
मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? अशोक ने। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 2032 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया? अशोक के शासनकाल में। और सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पर है और यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने थंब की अवधारणा को लोकप्रिय बनवाया? अशोक ने। और नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? लगभग 8 वर्ष बाद। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। और निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म, नेक्स्ट है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रसार बीड़ा उठाया? अशोक ने। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन था? दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत का, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत के डैश राज्य में स्थित है? कंधार। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और मेगस्तीनी ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, यह एक बड़ा है और एक सुंदर शहर है जो कि एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें हैं और डैश दरवाजे हैं 64। ये देखो 2023 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन 2022 में 64 द्वार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बने रहिए, 200 क्वेश्चन आज करके ही मानेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म मानते थे। धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित किस शासक से है? अशोक से है। और भारत में शुंग वंश के स्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम पत्नी का नाम? कुमार देवी। निम्नलिखित, जिसपे ये लगा हुआ है ना सर्कल, तो याद रखना ये रिपीट होंगे 2024 में। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? बिंदुसार। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा बृहद्र। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में उत्तर मौर्य काल कहा जाता है। और अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा में हैं। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य। और प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी? संस्कृत में। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त। और लिखी किसने थी? हरिसेन ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? चरक को डैश के रूप में जाना जाता है? आयुर्वेद को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी उपस्थिति की खुदाई की गई है? समुद्रगुप्त की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई? कुमार गुप्त द्वारा। ठीक है, और गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? हरिसेना। और निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शंकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विज्ञान, कला, साहित्य में। और चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कनौज जयचंद के बीच हुई? तो जयचंद गहड़वाल वंश से था। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अवश घोष
जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है वह कनिष्क के दरबारी थे। और निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखी है। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व थी? 2100 वर्ष पूर्व। तो नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक लिया। किन्होंने? पुलकेशियन द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के। और सातवाहन वंश जो कि एक शक्तिशाली वंश था, तो यह कहाँ था? दक्षिण भारत में। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में बटा हुआ था? 4 में बटा हुआ था। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राही एक प्रकार की थी और इसका उपयोग डैश भाषा के लिए सांस्कृतिक भाषा लिखने के लिए किया जाता था। और हर्षवर्धन द्वारा कितने सांस्कृतिक नाटक लिखे गए हैं? तो हैं 3। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो आंसर है इक्ता। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें एक नहीं था? तो पाठ को संपादित करना नहीं था, पाठ का लेखन था, बंद या बाइंडिंग बनाना लेखन था, और महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना। तो नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर आक्रमण किया? 1266 से 87 तक शासनकाल किया। और निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हर्षवत वशित लिखी है? वो थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासित किया? तो वो है खिलजी वंश। ठीक है। और डैश में बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ। तो लोदी को कब हराया? 1526 में। और बाबर ने 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना की। और जब शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया, तो 1539 में युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की? राजा डोडरमल। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए दिलाही नाम की एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? अकबर ने। राजा डोडरमल जो कि अकबर के दरबारी में रहते थे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो अकबर के दौरान राजस्व मंत्री थे। दारा शिकाओ अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया? औरंगजेब से हार गया दारा शिकाओ। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? वो कौन सा है? देखते हैं। वो है हमारा हम्पी, जो कि 50 रुपये के नोट पर है। हम्पी कर्नाटक में है। और बात करते हैं नेक्स्ट। बेटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था चोल शासकों द्वारा। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी है? मेवाड़ के राजाओं के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश के संस्थापक था? विजय आल्य। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 29 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुव राजवंश से। सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं व 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी व दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को
सुमेलित किया गया है, तो वो है पट्टदकल। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रस्तुति की रचना की है? पुलकेशिन द्वितीय की। चोल काल के दौरान मूवेंद वेलन और आइरैयार की उपाधि की धारण की धनी भूस्वामी ने। और 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान की एक बैठक में डैश की स्थापना की गई। इसके नेताओं ने भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है और इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे डैश कहा जाता था, जिसे सभा कहा जाता था। तो नेक्स्ट है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को डैश के रूप में जाना जाता था। कडेसियार और अधिमई में। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण अल्वाहों को डैश के नाम से जाना जाता था, उणवार। ठीक है, ये घर से मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। 1756 में सिराज उद दौला 1756 में डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। मुर्दिस कुली खान, ठीक है, के बाद सिराज उद दौला। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? श्री रंगपट्टनम की घेराबंदी के बाद। और बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1765 में। डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक चार्टर प्राप्त किया, जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकारी मिल गया सन 1600 में। नेक्स्ट है, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो सर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना? 1782 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1852 में। और भारत में वर्नैक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1878 में। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बम्बई विश्वविद्यालय की। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1878। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई ज्योतिबा फुले के द्वारा। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। हुमायूं का मकबरा वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। कहाँ है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? 1857 की क्रांति या भारतीय विद्रोह कह लो। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? 1857 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिससे हिंदू धर्म में सुधार प्रयास किया की स्थापना हुई? आदि धर्म समाज। दयानंद सरस्वती ने आदि धर्म समाज की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारकों और लेखक का नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में कब हुई? 1867 में। और 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह उन्होंने किस वर्ष कहा है? मतलब स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं।
1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजा राममोहन राय। ठीक है। और समाज सुधारकों राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? ब्रह्मा समाज। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया? नारायण गुरु। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? आर्य समाज के। और निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा का पुनर्विवाह अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही क्वेश्चन हमें पीछे पढ़ा था 2022 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और यही पढ़ा है 2023 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रह्म समाज के स्थापक राजा राममोहन राय 1928 में। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1900। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया? 1916। और 1885 में आयोजित कांग्रेस की पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एलन एटेविशन हुम। कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? बम्बई में। सरोजनी नायडू ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 1925 कानपुर अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया 1931 में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पड़ा? बंगाल। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया था? धार्मिक सद्भाव। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? हेनरी डेरोजियो। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब पुस्तक किसकी है? भगवती चरण बोहरा। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? राजस्व संग्रह की ढील दी जाए। और नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों की अहिंसक आंदोलन से संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे ब्लैक गांधी कहा जाता है। 1919 में गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया गया। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। नेक्स्ट बात करते हैं डैश में गांधी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया। कब किया? 1918। नेक्स्ट देखते हैं 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे डैश पर अंकुश लगाया जाता है, किसके खिलाफ था? मौलिक अधिकारों के खिलाफ था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। और 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ था? नमक कर के खिलाफ था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। और 9 जनवरी जब गांधी जी आए थे तो तब प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई? 1920 में। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब? मार्च 1919 में। तो नेक्स्ट देखते हैं फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 1922 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में, अमृतसर में। चोरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान जारी हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान।
महमूद अली जिन्ना, मदर मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई? फिरोजशाह कोटला में हुई। असहयोग आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ 1921 में और मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया। कहाँ? बम्बई में। और 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? यहाँ पर कहाँ हुई? ताशकंद में हुई। जलियांवाला हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेवार है? जनरल डायर। अगर ये गोलियां ना चलाते तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। नेक्स्ट है, जलियांवाला हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय है, मोहम्मद अली और शौकत अली। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किसके कारण की गई? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए की गई। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष साइन किए गए? 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1943 में भारतीय अंग्रेजी द्वारा उन्हें फांसी दे गई। वह कहाँ से थे? ओडिशा से थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1942। निम्न में से किसका संबंध तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत में था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष सांझी का विलय किया? 1854 में। जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली? 1919 में। तभी हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग। 1857 में वायसराय लिट्टन ने, कब? 1857 में, डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया महारानी विक्टोरिया के समय। सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासकों को अपने खुद के सशस्त्र बलों के भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, तो ये किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। उधम सिंह ने किसकी हत्या की? माइकल ओ डायर की। महालबारी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा की गई? होल्ड मैकेंजी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद दौला के बीच हुआ, किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात में। कलकत्ता, जो कि कोलकाता है, भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में कब हुई? 1814 में। यह भारत का पहला संग्रहालय था और सबसे बड़ा भी यही है, जिसका नाम बदलकर भारतीय संग्रहालय कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1814 में। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के डैश रूप में वर्णित किया गया? भारतीय अशांति के जनक। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। 1774 में ईस्वी भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1875 में। हजारद्वारी महल डैश में स्थित है? मुर्शिदाबाद में। और निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन द्वारा शुरू किया गया? संवाद कौमुदी। और निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा के भर्ती होने से पहले
भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर होने वाले पहले भारतीय जो कि यूपीएससी थे। स्वेन स्तांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रशिक्षकों ने से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है द्वारपाल। और नेक्स्ट है, भारत के रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा। मध्य भारत में बिस्तर विद्रोह डैश में हुआ? कब हुआ? 1910 में। निम्नलिखित में से पुरातत्व स्थल भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़ नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया? लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व बी.आर. अम्बेडकर ने किया? मेवाड़ सत्याग्रह। और 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू आंदोलन का नाम नक्सली आंदोलन। नेक्स्ट है, जमींदारी एसोसिएशन की लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किसान समाज के नाम से। और निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल व पाल में से एक थे? लाला लाजपत राय। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस क्षेत्र के हुआ? चीन के साथ हुआ। मैकमोहन चीन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता था? और रॉलेट एक्ट 1919। निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमारों के रूप में जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ अपनी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।